मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अरे अपने जिगर पे बनाऊं मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। आज हम आपको बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच छिपे रिश्तों का पर्दाफाश करेंगे। अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करेगा तो प्रेस वाले पीछे पड़ेंगे ही ना। वो रहस्यमयी कनेक्शन जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, क्या वो सच्चे हैं या सिर्फ अफवाहों का हिस्सा? बॉलीवुड की हिट फिल्मों, बड़े सितारों और उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की गहरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए 7 एनियस रिवाइंड के साथ, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक अंधेरी सच्चाई छिपी होती है। क्या आपने कभी सुना है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच कैसे अजीबोगरीब कनेक्शन हो सकते हैं? ओ नो! भारत के जाने माने अभिनेता स्वर्गीय ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में एक चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया था। एक बार जब वह दुबई एयरपोर्ट पर उतर रहे थे तो अचानक एक आदमी आया और उनके हाथ में फोन पकड़ा दिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ थे दाऊद इब्राहिम, वही जो भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। और मजे की बात, दाऊद इब्राहिम खुद ऋषि कपूर का बहुत बड़ा फैन था और उसने उन्हें चाय पर इनवाइट कर दिया था। अब चाय तो छोड़िए, ये कनेक्शन इतना अजीब था कि ऋषि कपूर को दाऊद के घर की लोकेशन तक नहीं पता चलने दी गई। यह घटना 1988 की है, जब दाऊद इब्राहिम को इंडिया का मोस्ट वांटेड घोषित नहीं किया गया था। लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंट हमें यह समझाने के लिए काफी है कि बॉलीवुड और दाऊद इब्राहिम के बीच कनेक्शन कितना गहरा था। और हाँ, ये तो बस एक बानगी है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड सितारों के बीच कई बार इस तरह के खबरें आती रहती हैं। दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड, क्या आप जानते हैं कि इस अंडरवर्ल्ड डॉन का बॉलीवुड से कितना गहरा नाता रहा है? और अगर हम बात करें संजय दत्त की, तो भाई उनका नाम तो इस कहानी में बहुत ही खास है। हम सब जानते हैं कि संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही और ये हम 2018 की फिल्म संजू में देख भी चुके हैं। बुरा वक्त, अरे कहां से शुरू करें, क्या कहें। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि संजय दत्त का दाऊद इब्राहिम के साथ जो गहरा याराना था वो कुछ और ही था। क्या आप यकीन करेंगे कि दाऊद इब्राहिम उन्हें प्रोटेक्शन भी देता था? और अगर यह सच है तो इस दोस्ती की शुरुआत कहां से हुई थी? तो चलिए अब इस पूरी कहानी की शुरुआत 12 मार्च 1993 से करते हैं, जब मुंबई में 12 बम धमाके हो गए थे। इस खौफनाक घटना में 257 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाके सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख गए थे। किसे क्या समझ में आ रहा था? इतने बम, इतनी प्लानिंग, क्या सच में कोई इस तरह के हमले को अंजाम दे सकता है? और फिर शुरू हुई जांच और दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। जी हाँ, इस धमाके का मास्टरमाइंड वही था जो दुबई में बैठकर सारा खेल चला रहा था। तो दोस्तों, यह तो बस एक छोटी सी झलक है जहां बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच का कनेक्शन साफ नजर आता है। क्या सच में दाऊद इब्राहिम और संजय दत्त की दोस्ती सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी गहरी थी? जैसे जैसे मुंबई बम धमाकों की जांच आगे बढ़ी, मामले के लोकल कनेक्शंस सामने आने लगे और फिर अचानक एक नाम उभर कर आया जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, संजय दत्त। जी हाँ दोस्तों, मीडिया में संजय दत्त का नाम जलती आग की तरह फैलने लगा। लेकिन उस वक्त संजय दत्त इंडिया में नहीं थे, वह मॉरिशस में थे, अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब यह खबर उनके पास पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से फोन पर सारी जानकारी ली और बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि वह इस मामले में कोई भी रोल नहीं निभा रहे थे। फिर क्या था? 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त अपनी फिल्म आतिश के क्लाइमेक्स की शूटिंग खत्म करके मॉरिशस से वापस मुंबई लौट रहे थे और वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उनकी फ्लाइट रात के 2:15 पर मुंबई पहुंची और जैसे ही संजय दत्त एयरपोर्ट के इमिग्रेशन एरिया से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें घेर लिया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच ले गए। अब यह तो सिर्फ शुरुआत थी। संजय दत्त से जो सवाल किए गए उनमें से कई ऐसे राज्य थे जो चौंकाने वाले थे। उन्हें 2 बड़े आरोपों का सामना करना पड़ा। पहला, यह कि वह मुंबई बम ब्लास्ट की प्लानिंग में शामिल थे। अब यह तो समझ ही सकते हो दोस्तों कि जब संजय दत्त का नाम इस केस में जुड़ा, कंट्री टेररिस्ट बोलेगा, वो तो अब भी बोल रहे हैं। I'm not a terrorist। तो पूरी बॉलीवुड की जमीन हिल गई। तो क्या संजय दत्त सचमुच इस साजिश का हिस्सा थे या फिर यह बस एक गलतफहमी थी? ये सवाल आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। तो अब सुनिए दोस्तों, एक और धमाकेदार खुलासा।
संजय दत्त पर 2 आरोप थे। पहला, मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल होने का और दूसरा, इल्लीगल वेपन रखने का। अब यह जो दूसरा आरोप था वो भी काफी दिलचस्प है। आइए जानते हैं कैसे। संजय दत्त ने खुद बताया कि जब वह यलगार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो पूरी टीम के साथ फिरोज खान उन्हें दुबई ले गए थे। वही फिरोज खान जिनसे संजय दत्त ने पहली बार दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। अब ध्यान दीजिए, उस वक्त दाऊद इब्राहिम का नाम इतना बड़ा नहीं था। संजय दत्त ने बताया कि उस मुलाकात में दाऊद के साथ उसका भाई अनीश इब्राहिम भी था। दोनों भाइयों ने संजय दत्त की फिल्मों की खूब तारीफ की और बस यहीं से उनका कनेक्शन शुरू हुआ। बाद में अनीश बार बार संजय दत्त की फिल्म शूटिंग पर आने लगे और इन दोनों के बीच धीरे धीरे गहरी दोस्ती हो गई। अब आपको अगर लगता है कि यह सब हो रहा था और अनीश इब्राहिम ने ही संजय दत्त को वो कुख्यात AK-47 दिलवाया, तो यह गलत है। असल में यह पूरा मामला और भी दिलचस्प है। संजय दत्त ने खुद बताया कि जब फिल्म सनम प्रोड्यूस हो रही थी, उसके प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला अक्सर उनके पास आते रहते थे। हनीफ कड़ावाला के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता था और वह अक्सर संजय दत्त से मिलते थे। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि हनीफ को यह पता चला कि संजय को बंदूक और शिकार का शौक है। तो फिर क्या था, हनीफ ने संजय दत्त को एक ऑटोमेटिक गन देने की बात की। संजय दत्त ने शुरुआत में इसे टाल दिया, लेकिन हनीफ ने बार बार यही बात की और आखिरकार संजय दत्त का मन भी फिसल गया। हनीफ और समीर ने संजय दत्त से अपनी AK-47 बंदूक ले ही ली, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वे संजय दत्त के घर एक और आदमी के साथ आते हैं, अब्बू सलेम, वह नाम जिसे बाद में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी के तौर पर जाना गया। यह तीनों अपनी गाड़ी से उतरे और संजय दत्त को बंदूकों का पूरा जखीरा दिखा दिया। अब सोचिए क्या होगा जब बॉलीवुड का सुपरस्टार और एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर एक साथ हों। तो संजय दत्त ने सोचा, अरे भाई एक बंदूक तो ले ही लूं। पर जब उन्हें पता चला कि उनके पास 3 राइफल्स भी हैं, तो संजय दत्त थोड़ा हिचकिचाए। संजय दत्त ने मना किया, लेकिन हनीफ और समीर ने कहा, अरे भाई अभी रख लो, जब जरूरत पड़ेगी तो वापस ले लेंगे। संजय दत्त ने सोचा, क्या कर सकता हूँ, रख लूंगा। और फिर क्या, वह कपड़े में लपेटकर बंदूक अंदर ले आए। लेकिन यहाँ कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ है। ये तीनों संजय दत्त को ग्रेनेड्स भी देना चाहते थे, पर संजय दत्त ने ग्रेनेड्स रखने से मना कर दिया। अच्छा किया, वरना कहीं ब्लास्ट हो जाता। अब संजय दत्त भले ही जानते थे कि यह सब इल्लीगल है, लेकिन क्या करें, दिल पे पत्थर रखकर उसने इन हथियारों को अपने घर में रखा। यह तब तक कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी जब तक बॉम्बे ब्लास्ट नहीं हुआ। और फिर जैसे ही यह हैरान कर देने वाला हमला हुआ, सभी के हाथों में हथियारों का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ने लगा। जब हनीफ और समीर के नाम सामने आए तो पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इनसे तहकीकात की तो मामला गंभीर हो गया, क्योंकि अब संजय दत्त का नाम भी सामने आ गया। संजय दत्त, जो उस वक्त भारत में नहीं थे बल्कि मॉरिशस में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे, जब उन्होंने सुना कि पुलिस ने हनीफ और समीर से पूछताछ की है तो उनका दिल एकदम कंप कर गया। क्या किया संजय ने? हाँ, उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया और कहा, यार सबूत मिटा दो। पर यह नहीं था उनका इतना आसान काम, क्योंकि पुलिस को मिल चुके थे कई अहम सबूत और गवाह जो संजय दत्त को गुनहगार साबित कर रहे थे। अब आरोप था कि संजय दत्त ने AK-47 राइफल अपने घर पर रखी थी और इस राइफल का सीधा कनेक्शन मुंबई के 12 बम धमाकों से था। यही वजह थी कि संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त पर आरोप था कि उन्होंने अब्बू सलेम और रियाज सिद्दीकी से अवैध हथियारों की डिलीवरी ली थी, उन्हें रखा और फिर बाद में नष्ट कर दिया। हालांकि संजय का कहना था, मैंने ये हथियार सिर्फ अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए रखे थे। अब सवाल उठता है कि क्या संजय दत्त सच में सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए इन हथियारों को रख रहे थे या फिर उनके कनेक्शंस कहीं और थे? क्या आप भी मानते हैं कि संजय दत्त इन सब से बेजुबान थे या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे? बताइए कमेंट्स में। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद सुनील दत्त को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। ये धमकियां सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मुंबई में भड़के दंगों में पीड़ितों की मदद कर रहे थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि भीड़ ने उनकी कार पर हमला कर दिया था। क्या आप सोच सकते हैं? संजय दत्त और उनके पिता को पुलिस सुरक्षा तक नहीं दी गई।
उन्होंने पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन इनकार कर दिया गया। अब संजय दत्त और उनके पिता को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने पड़े। यहीं से वो विवादित स्थिति शुरू हो गई। आगे क्या हुआ? क्योंकि बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का आरोप संजय दत्त पर नहीं साबित हुआ, वह उस मामले से तो बरी हो गए, लेकिन अवैध हथियार रखने का मामला कड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई। अब ये सच क्या है? क्या संजय दत्त के और दाऊद के बीच सच्ची दोस्ती थी या फिर कुछ और छिपा हुआ था? तो दोस्तों, अब अपनी राय कमेंट में झट से बताइए। क्या आपको लगता है कि संजय दत्त और दाऊद के बीच कुछ गहरा कनेक्शन था या फिर ये बस एक अफवाह थी? जल्दी से कमेंट करें और 7 Onions Rewind को फॉलो करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही धमाकेदार स्टोरीज जो आपको चौंका देंगी। मिलते हैं आपसे अगली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद और अपना ध्यान रखना। ये